बेसिक अकाउंटिंग की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमने कहा कि जो कुछ भी होता है अकाउंटिंग के अंदर उसको 5 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ हेड्स होते हैं जिनकी नेचर होती है क्रेडिट नेचर, और उनमें होते हैं जनाब 3 तरह के अकाउंट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। फिर हमने कहा कि कुछ डेबिट नेचर के अकाउंट्स होते हैं जिनमें एसेट्स होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। फिर हमने ये बात की कि जब भी कभी हम किसी ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं तो उसको एंटर करने का जो प्रोसीजर होता है उसे एंट्री कहते हैं, राइट। और ये जो एंट्री होती है इसको लिखने का एक ख़ास तरीका है, एक ख़ास नोटेशन है, जिसमें ये होता है कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट अकाउंट लिखते हैं जो डेबिट हो रहा है, फिर हम लोग सेकेंड अकाउंट लिखते हैं जो क्रेडिट हो रहा है, और ये 2 लाइन्स में लिखे जाते हैं। दूसरी लाइन जो होती है वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होती है। फर्स्ट अकाउंट जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा होता है वो लिखनी होती है, और फिर अगले कॉलम में सेकेंड अमाउंट जिस अमाउंट से क्रेडिट हो रही होती है, जो सेकंड अकाउंट जिस अमाउंट से क्रेडिट हो रहा होता है वो लिखनी होती है। इससे पहले हमें यहाँ पे डेट लिखनी होती। और एक और चीज़ है जो मैंने पहले आपको नहीं बताई लेकिन अभी बता देता हूँ कि इन दोनों लाइंस के बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन भी लिखनी होती है। तो ये मिला के वो नोटेशन बनती है जिस नोटेशन पे आपने हमेशा जो ट्रांजैक्शन है वो एंटर करनी होती है। हम लोग ये सीख रहे थे कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, यानी कि कौन से अकाउंट पे डेबिट इफेक्ट लग रहा है और कौन से अकाउंट पे क्रेडिट इफेक्ट लग रहा है। तो हमने उसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला ये पढ़ा था कि भाई अगर तो इंक्रीज हो रहा है तो नेचर जो होगी अकाउंट की वही उसके साथ हो रहा होगा, और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो जो अदर नेचर है वो अप्लाई होगी। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट के नामों से ही हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हुआ इस अंडरस्टैंडिंग में। अब इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। अब ये एग्जाम्पल ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसमें तकरीबन 11-12 ट्रांजेक्शन्स होंगी। हर ट्रांजेक्शन में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसमें वो तमाम 5 एग्जाम्पल जो हम इससे पिछली वीडियो में करके आए हैं वो भी रिपीट होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ये जो कुछ ट्रांजैक्शंस मैं भी टिक कर रहा हूँ आपने इन ट्रांजैक्शंस की एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जहाँ पे कहीं पे मैं आपको कहूँ कि इस वीडियो को पॉज करें और ये काम खुद से करें तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी तौर पे वही काम किया करें। आप ये ना करें कि आप वीडियो कंटिन्यूसली सुनते रहें, क्योंकि आप मूवी देखने नहीं आए हैं, आप पढ़ने आए हैं। तो जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं, तो फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे टीचर आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए कहे आपको वो एक्टिविटी करनी चाहिए। तो जनाब आपने जो एग्जाम्पल्स करनी है वो ये वाली है, 1 जनवरी वाली, 3 जनवरी वाली, 5 जनवरी वाली, 8 जनवरी वाली, और 15, 26, 27, 28, 29। ये जो मैंने टिक किए हैं ये आपने ये वाली तमाम एंट्रीज में इस वीडियो को पॉज करें और इन तमाम ट्रांजैक्शन के अंदर एंट्रीज बनाने की कोशिश करें। जी जनाब, उम्मीद है आपने इनकी एंट्रीज बनाई होंगी। तो अब ऐसे करते हैं कि एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं और इनकी एंट्रीज भी बनाते जाते हैं। देखें, एंट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले मैं एंट्री का फॉर्मेट बना लेता हूँ इस जगह पे। और एंट्री का जो फॉर्मेट है दैट इज, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद हम लोग लिखते हैं डेबिट जो अकाउंट हो रहा है और क्रेडिट जो अकाउंट हो रहा है। तो जनाब एग्जाम्पल को पढ़ने का तरीका हमेशा ये होगा कि आप सबसे पहले वर्ड से पढ़ेंगे और सबसे आखिरी वर्ड तक इसको गौर से देखेंगे। देखें, क्योंकि अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर हो सकता है बिल्कुल सबसे पहले वाले वर्ड में हो या हो सकता है बिल्कुल आखिरी वाले वर्ड में हो, तो इसलिए आपने पहले से लेकर आखिरी तक तमाम वर्ड्स जो हैं इनके ऊपर फोकस करना है। किसी भी वर्ड को आपने इग्नोर नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है जी, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ फिटनेस जिम। उन्होंने एक फिटनेस जिम का बिजनेस स्टार्ट किया है ऑन द 1 जनवरी 2009। 2009 के शुरू में उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इस ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आर एज फॉलोज। जनवरी के महीने की ट्रांजेक्शंस दी गई है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 है जी, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन कैश। तो जरा सोचें कि हुआ क्या होगा। मिस्टर ए ने बिजनेस को 50,000 रुपीज इन कैश दिए हैं। तो हम क्योंकि बी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, बी के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो बी के हिसाब से जरा सोचें क्या हुआ। बी के पास आया कैश, बी का कैश इंक्रीज हो गया 50,000 के हिसाब से, और साथ ही साथ बी की लाइबिलिटी जो कि ऑनर की तरफ होती है, टुवर्ड्स ऑनर होती है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, ये कैपिटल भी इंक्रीज हुआ किससे,
50,000 से। तो अब हमारी वही ट्रेन ऑफ थॉट चलेगी, हम बिल्कुल उसी तरीके से सोचेंगे कि कैश है, कैश क्या होता है, कैश एक एसेट होता है, एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट नेचर होती है। अब क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश को हमें करना पड़ेगा डेबिट, ओके। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक कैपिटल नेचर का अकाउंट होता है, ओके। इसकी जो नेचर होती है वो क्रेडिट होती है, और क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो फिर हमें इसको क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा, राइट। तो आप इसको जो है वो इस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमें कैश को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। डेट है हमारे पास जनाब 1 जनवरी 2009, और पर्टिकुलर्स हैं कि हम लोग कैश को करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जो अमाउंट होगी कैश के सामने डेबिट वाले कॉलम में लिखना है 50,000, और कैपिटल के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है 50,000, राइट। तो हमेशा आप दोनों ट्रांजैक्शंस को पकड़ेंगे। ये आपको मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप हमेशा हर ट्रांजैक्शन के लिए ये वाली वर्किंग रफ पेपर पे बनाया करें। अगली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं जनाब। 3 जनवरी पे ट्रांजैक्शन हुई, तो शायद मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे 3 जनवरी 2009 तो लिख ही सकता हूँ। ट्रांजैक्शन थी कि आपने शॉप परचेज की है 10,000 ऑन कैश, ओके। तो आपके पास एक शॉप आ गई है, शॉप आपके पास पहले नहीं थी, अब आ गई है, और शॉप की प्राइस है 10,000, और आपके पास शॉप में फिर इंक्रीमेंट हुआ, और कैश क्योंकि आपने दे दिया है तो कैश में डिक्रीज हो गया 10,000। ये दो इफेक्ट्स हैं जो आपने यहाँ से आइडेंटिफाई किए हैं। तो शॉप के बारे में अगर सोचें तो ये एक एसेट होता है, एसेट की जो नेचर होती है वो डेबिट नेचर होती है, और क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे कहेंगे कि ये डेबिट इफेक्ट है। सिमिलरली कैश, कैश एक एसेट होता है जिसकी नेचर होती है क्रेडिट, और क्योंकि कैश अब डिक्रीज हो रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये है जी क्रेडिट इफेक्ट। तो हमें पता चल गया कि शॉप को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉप अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट with the amount 10,000, राइट। तो इसी तरीके से अब करते जाएंगे, बस यही काम है जो आपने करना है, और इस काम के साथ साथ आप सोचते जाएंगे कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। हम लोग अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज ऑन 5 जनवरी 2009। ट्रांजैक्शन है जी, फर्नीचर परचेज किया 5,000 रुपए का ऑन कैश, कैश दिया, फर्नीचर परचेज किया। तो जनाब कैश के साथ क्या हुआ, कैश तो कम हो गया 5,000 से। फर्नीचर के साथ क्या हुआ, फर्नीचर बढ़ गया 5,000 से। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों की एंट्री कैसे होगी। कैश क्या होता है, ये एक एसेट होता है, एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट नेचर होती है, और डेबिट नेचर वाला जो अकाउंट है जब वो डिक्रीज होगा तो हम उसे कहेंगे कि ये तो क्रेडिट इफेक्ट होगा, ओके। जो फर्नीचर है ये एक एसेट होता है, एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट नेचर होती है, और फर्नीचर क्योंकि बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। तो इसका ये मतलब है कि डेबिट हो रहा है फर्नीचर और क्रेडिट हो रहा है कैश। तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी जी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और जो अमाउंट है वो कितनी होगी जनाब 5,000। अब ये करते ही जाएंगे हम जब तक ये हम थक नहीं जाते या जब तक हमें ये समझ नहीं आ जाती कि एक्चुअली ये क्या होता है और कैसे इसको करते हैं, हम लोग ये काम करते ही चले जाएंगे। अगली एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जनाब। अगली एग्जांपल है 8 जनवरी की, इक्विपमेंट परचेज किया है 5,000 रुपए का कैश पे। तो एक तो आपके पास आ गया इक्विपमेंट। अब देखें ये इक्विपमेंट कौन सा होगा, ये इक्विपमेंट होगा आपका जिम का इक्विपमेंट। ये इंक्रीज हो गया है 5,000 से, और कैश आपने इसके बदले में दिया है तो कैश डिक्रीज हो गया 5,000 से। इक्विपमेंट एक आपका एसेट होता है क्योंकि आप इसको जब तक चाहे यूज कर सकते हैं, जब तक ये चलेगा आप इसे यूज करेंगे। एसेट की नेचर डेबिट होती है, और डेबिट नेचर का अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि ये डेबिट इफेक्ट आएगा। कैश अकाउंट जो होता है ये एक एसेट होता है, एसेट की नेचर तो डेबिट होती है लेकिन क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये क्रेडिट इफेक्ट है। तो हमें पता चल गया कि इक्विपमेंट डेबिट हो रही है, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम वही वाली बात यहाँ पे लिख देंगे 8 जनवरी के अंदर, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, अमाउंट है जी 5,000,
और क्रेडिट साइड पे भी हम लिखेंगे 5000। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 10 जनवरी परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा जी, ये एक नई बात आ गई, इसको समझना जरूरी है। देखिए जनाब, आपने क्या किया, आपने इक्विपमेंट परचेज किया है लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया है। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आपने उधार में इक्विपमेंट परचेज किया। तो जनाब इक्विपमेंट तो जो है वो तो आपके पास आ गया है, इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ है ना। इक्विपमेंट क्योंकि आपने इंक्रीज कर लिया, 15,000 रुपये का इक्विपमेंट है जो आपने क्रेडिट पे ले लिया है, लेकिन आपने कैश नहीं दिया। जब आपने कैश नहीं दिया तो फिर क्या वो बंदा आपको माफ कर देगा कि जाए 15,000 रुपये का सामान ले जाए, कोई बात नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बंदा आपसे 15,000 रुपये फ्यूचर में लेगा, जिसको हम कहते हैं कि उधार में ले लिया, 1 महीने के उधार पे, 2 महीने के उधार पे। इसे हम ऑन क्रेडिट के वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 15,000 रुपये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने इसको देने हैं। तो ये है जी पेएबल। ये एक नई चीज आ गई है कि अगर मैंने किसी को पे करना है तो उसे हम पेएबल्स कहते हैं। और पेएबल्स भी अब मेरे 15,000 रुपये से बढ़ गए हैं। पहले मैंने किसी का कोई पैसा नहीं देना था, अब मैंने 15,000 रुपये का क्योंकि इक्विपमेंट उठा लिया है तो भाई अब मैंने पेएबल 15,000 रुपये उस बंदे को देने हैं। अच्छा, अकाउंट्स की बात करते हैं, हेड ऑफ अकाउंट्स की। इक्विपमेंट तो होता है एसेट, ये जो पेएबल होता है ये लाइबिलिटी होती है थर्ड पर्सन की तरफ। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी से कैश ले लिया है, 15,000 रुपये का कैश लिया और इस बंदे को दे दिया, यानी कि 15,000 रुपये अब आपने इस बंदे के देने हैं। तो किसी भी बंदे को लोन वापस करना है या उसको कुछ कैश, कुछ इक्विपमेंट परचेज किया उसके पैसे वापस करने हैं, तो ये दोनों आपकी लायबिलिटी ही कहलाएंगी। तो जनाब यहाँ पे जो नई बात हमें पता चली है वो ये पता चली है कि जो पेएबल्स होते हैं ये हमारी लायबिलिटी होते हैं। अच्छा, एसेट की नेचर तो होती है जी डेबिट, और जब एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो फिर हम कहेंगे कि इसका डेबिट इफेक्ट आएगा। पेएबल की नेचर होती है, पेएबल जो है वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी की नेचर होती है क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि अगर क्रेडिट इफेक्ट वाला अकाउंट इंक्रीज हो रहा होगा तो हम उसे क्रेडिट इफेक्ट देंगे, राइट? ओके, तो हमें ये पता चला कि इक्विपमेंट डेबिट होगा, पेएबल क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे जो अगली ट्रांजेक्शन करेंगे वो एंटर इस तरीके से करेंगे कि 10 जनवरी 2009 डेबिट क्या करना है जी, इक्विपमेंट डेबिट करना है, और क्रेडिट क्या करना है, पेएबल क्रेडिट करना है। तो इक्विपमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट किस अमाउंट से, 15,000 रुपये से। जी जनाब, तो अब हमने यहाँ पे जो नई चीज सीखी है वो ये है कि जो पेएबल हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, पेएबल क्या होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है। तो लायबिलिटी की डेफिनेशन अब आप जरा दोबारा अपने पुराने नोट्स में जाएं और उसको थोड़ा सा चेंज कर लें कि अगर आप किसी बंदे से लोन ले लें या उधार पे पैसे ले लें। पहले हमने लायबिलिटी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जब आपने सिर्फ और सिर्फ किसी के पैसे वापस करने हैं, जब आप उससे लोन ले लेते हैं, तो लोन के साथ साथ लायबिलिटी के अंदर वो चीजें भी आती हैं कि जो थर्ड पार्टी ने आपको कैश के अलावा कुछ और चीजें दे दी, कैश दे दिया या गुड्स दे दी गिवन बाय थर्ड पार्टी, तो ये अब आपकी लायबिलिटी है जो आपने उसको वापस करनी है। वापस आते हैं जनाब अपनी इस वीडियो के टॉपिक पे। अब हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एंट्री करनी है जी, रेंडर्ड सर्विसेज एंड रिसीव्ड मेंबरशिप फी ₹20,000 इन कैश। आपने सर्विसेज पे दी हैं, रेंडर करने का मतलब होता है सर्विसेज देना। अब आप क्योंकि जिम खोल के बैठे हुए हैं और जिम में आपने लोगों को जिम की सर्विसेज देनी है, यानी कि जिम करवाना है, तो जब आप लोगों को जिम करवाएंगे, उनको एक्सरसाइजेस करवाएंगे, तो फिर आपको मेंबरशिप फी मिलेगी 20,000 इन कैश। तो ये वैसे ही था जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट लगाएंगे चलाएंगे तो उसमें बच्चे आपको फीस देंगे। तो अगर गौर से देखा जाए तो आपको 20,000 रुपये कैश में आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग हमेशा ये देखा करेंगे कि कैश के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। कैश इंक्रीज हो रहा है 20,000 रुपये से, ओके। दूसरी चीज ये है कि ये जो है ये 20,000 रुपये आपकी इनकम है, राइट? आपको इनकम के तौर पे मिले है ना। तो जो दूसरा इफेक्ट होगा, समटाइम्स
कैश के साथ जो दूसरा अकाउंट होता है वो थोड़ा हिडन होता है, वो शायद फौरन से आपको पहली दफ़ा पढ़ के समझना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप बिल्कुल नई नई अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। जब आप अकाउंटिंग की रीजनेबल प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको बहुत इजीली समझ आना शुरू हो जाएगा कि इसमें कैश के साथ जो दूसरा अकाउंट है वो कौन सा है। तो आपको जब इनकम मिली है तो इनकम पहले आपकी नहीं थी, अब आपकी इनकम इंक्रीज होकर 20,000 की हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी एंट्री कैसे करेंगे। कैश एक एसेट होता है, एसेट की नेचर होती है जी डेबिट, और क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश के ऊपर हम लोग डेबिट इफेक्ट ही डालेंगे। डेबिट अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। इसी तरीके से इनकम जो होती है, ये एक आपकी इनकम, इसका मेन हेड भी इनकम ही होता है और ये क्रेडिट नेचर की होती है, और क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्रेडिट इफेक्ट कहेंगे। इसका मतलब यह है कि कैश डेबिट करना है, इनकम क्रेडिट करनी है 20,000 रुपये से। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन डेट है दैट इज 15 जनवरी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लिखूंगा 15 जनवरी 2009, कैश अकाउंट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट, और ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये किस अमाउंट पे होगी, 20,000 रुपीज़ पे। थिंग्स आर वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। आपने देखें इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने अभी तक ये चीज़ देखी है कि ये जो पेएबल्स होते हैं ये भी एक्चुअली हमारी लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया, सिर्फ वो चीज़ें जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी उनकी एप्लीकेशन अब हम करते जा रहे हैं। तो अगली एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जनाब, अगली ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं। आपने पेड फॉर द इक्विपमेंट ₹15,000 which was purchased on 10 जनवरी, पेमेंट इज मेड थ्रू कैश। अच्छा, आपने जो 10 जनवरी को 15,000 रुपये का इक्विपमेंट क्रेडिट पे परचेज किया था, उसको आपने 15,000 रुपये 17 तारीख को पे कर दी, यानी कि 7 दिन के बाद आपने वो जो पैसे परचेज किए, वो जो इक्विपमेंट परचेज किया था वो आपने उसके पैसे वापस कर दिए। तो 15,000 रुपये आपने जब कैश से पे किए हैं तो कैश के ऊपर तो आपका डिक्रीजिंग इफेक्ट आ गया कि कैश डिक्रीज हो गया 15,000 से। अच्छा, दूसरा जो इसमें इफेक्ट है वो ये है कि वो जो आपके पेएबल्स थे वो भी डिक्रीज हो गए। देखिए ना, आपने अपने ज़िम्मे एक लाइबिलिटी खड़ी की हुई थी और वो लाइबिलिटी थी 15,000 रुपये की, अब वो तो ख़त्म हो गए पैसे क्योंकि आपने 15,000 रुपये वापस कर दिए हैं। तो वो जो पेएबल्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, पेएबल्स डिक्रीज हो गए हैं 15,000 से, राइट। तो कैश भी डिक्रीज हुआ 15,000 से। जो दूसरा इफेक्ट है वो है जी पेएबल्स के ऊपर, वो 15,000 रुपये से डिक्रीज हो गए। तो कैश के ऊपर अगर हम बात करें तो कैश है जी एक एसेट, एसेट की जो नेचर होती है वो होती है जी डेबिट, और अगर कैश डिक्रीज हो रहा है तो हम इसे करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जब डिक्रीज होता है तो अदर नेचर अप्लाई होती है। कैश की अपनी नेचर डेबिट है, वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ओके, पेएबल्स लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी की नेचर क्या होती है जी, क्रेडिट। अब लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है तो जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी वो जी पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, राइट। तो ट्रांजेक्शन डेट है जी 17 जनवरी, तो हम यहाँ पे आएंगे 17 जनवरी के ऊपर एंट्री करेंगे, 17 जनवरी 2009। हम लोग कहेंगे जनाब के पेएबल जो है वो हमारे पास हो गए हैं डेबिट, पेएबल अकाउंट डेबिट 15,000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 से, राइट। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर वही बात जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, वो ये है कि हमारा जो दिमाग लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे लग रहा है। इसके बाद ये सारा प्रोसीजर हमें पहले से पता है और उसके बाद ये लिखने का तरीका भी हमें पता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिमाग लड़ा रहे हैं कि वो कौन से दो अकाउंट्स हैं जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, और इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होने के बाद वो जो अकाउंट्स हैं उनको वो इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अब 26 नंबर ट्रांजैक्शन की, ये 26 जनवरी वाली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने पे किए हैं 3,000 रुपये के कैश से, तो कैश आपका कम हो गया 3,000 रुपये से। हमें पता है जब कैश कम होता है तो उसे हम कैश को क्रेडिट करते हैं। ओके, और दूसरा है जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आपका इलेक्ट्रिसिटी का पहले 0 था, अब वो बढ़ के 3,000 रुपये का हो गया। पहले आपका कोई एक्सपेंस नहीं था क्योंकि आपने नया नया बिजनेस शुरू किया था, लेकिन पहले महीने का आपको बिल आया कितना, 3,000 रुपये, तो आपका एक्सपेंस बढ़ के 3,000 रुपये का हो गया। तो एक्सपेंस जो होती है ये एक डेबिट नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, और क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो ये होगा जी डेबिट।
तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो हम जनाब इसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री करने लगे हैं। 26 जनवरी पे हम लोग 3000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 3000 रुपये से। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं। अगली चीज़, टेलीफोन एक्सपेंस पे किया 2000 रुपये का कैश में। तो टेलीफोन एक्सपेंस भी तो एक एक्सपेंस ही होता है, तो इसकी भी एंट्री यही होगी ना कि एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या ख्याल है? इसमें तो आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बिल्कुल सेम इसी तरह की एक एक्सपेंस की एंट्री की है। तो अगर हम लोग 27 जनवरी 2009 को टेलीफोन एक्सपेंस की एंट्री करेंगे तो हम कहेंगे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2000 रुपये से और कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपये से। राइट, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, रेंट ऑफ पार्किंग स्पेस, 1000 रुपये की पार्किंग स्पेस थी आपके पास, उसका आपने रेंट पे किया है। तो रेंट भी तो आपका एक एक्सपेंस ही होता है। तो जो भी एक्सपेंस आप पे करते हैं वो डेबिट हो जाता है और कैश आपका क्रेडिट हो जाता है। तो 28 जनवरी 2009 रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 1000 एंड 1000। राइट, ओके। आप जब बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेन ऑफ थॉट लेके चलेंगे, आप देखेंगे रेंट क्या होता है। रेंट आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट। और क्योंकि रेंट बढ़ रहा है, रेंट पहले 0 था, अब आपका 1000 रुपये का रेंट हो गया जो आपने पे किया है, तो वो 1000 रुपये से डेबिट, कैश 1000 रुपये से कम। तो ये सारी की सारी एंट्रीज बिल्कुल वैसे ही होती जाएंगी। हम लोग आगे चलते हैं। 31 जनवरी को 3000 रुपये विड्रॉ किए हैं फ्रॉम हिज पर्सनल फॉर हिज पर्सनल यूज इन कैश। अच्छा जी, अब ये भी एक नई एंट्री आ गई है। अच्छा जी, किया ये कि जो मिस्टर ए थे जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था, उन्होंने शुरू में 50,000 रुपये डाले थे बिजनेस में। अब 31 जनवरी को उन्होंने अपने पर्सनल काम के लिए जो 3000 रुपये थे वो बिजनेस से निकाल लिए। अब वो पर्सनल काम जो मर्जी कर रहा हो, क्योंकि वो बिजनेस नहीं है, इसलिए ये हम ऐसे ट्रीट करेंगे, बिजनेस इसको ऐसे ट्रीट करेगा कि जैसे इसने ओनर को पैसे वापस दे दिए। तो बिजनेस के कैश में से कुछ पैसे निकल गए हैं और ओनर के पास वापस चले गए हैं। इसका मतलब ये है कि कैश तो होगा डिक्रीज बाय 3000। राइट, क्या ख्याल है? बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं ना, यहीं से हमने बात शुरू की थी। और अब हम लोग इस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि जब कैश ओनर वापस निकालेगा तो ये एक्चुअली कंपनी ने कैश दिया है किसी बाहर के बंदे को और उसकी वजह से उसका कैश कम हो जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरा अकाउंट है यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही जो है ना वो मजे की बात होगी। देखें, 3000 रुपये बिजनेस ने ओनर को वापस कर दिए। इसका मतलब ये है कि ओनर के पहले बिजनेस ने 50,000 रुपये देने थे, अब सिर्फ और सिर्फ 47,000 रुपये देने। अब 47,000 रुपये देने हैं क्योंकि उसने 3,000 रुपये वापस कर दिए। क्या ख्याल है? जरा इस पहली लाइन को पढ़ें कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, 50,000 रुपये दिए थे। हमने कहा था कि जनाब कैश बिजनेस के पास आ गया है और कैपिटल क्रेडिट कर दिया। ओके, तो जब ये पैसे वापस लेगा तो बिजनेस का एक तो कैश कम होगा, दिस विल बी आवर इफेक्ट नंबर 1। दूसरी क्या चीज कम होगी? बिजनेस की लायबिलिटी जो कि उसके ओनर की तरफ है। ओनर की जो लायबिलिटी होती है जिसे हम कैपिटल कहते हैं, बिजनेस का कैपिटल कम हो जाएगा। क्या ख्याल है? कैपिटल कम हो जाएगा ना। पहले कैपिटल था 50,000। कैपिटल क्या होता है? पेबल टू ओनर। ओनर को पहले 50,000 देने थे, अब ओनर ने 3,000 निकाल लिए तो कैपिटल 3,000 से कम हो जाएगा ना। अब ओनर को 47,000 रुपीज देने हैं। तो जनाब ये है जी दो चीजें जो कि यूज होती हैं। बाकी वही वाला काम होगा जो हम पहले, वही अलिफ लैला की दास्तान जो हम पहले भी करते आए हैं कि कैश की नेचर क्या है। कैश एक एसेट होता है और एसेट की नेचर डेबिट होती है, और क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है तो ये होगा जी क्रेडिट इफेक्ट। ओके, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल एक कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है, और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसके ऊपर डेबिट इफेक्ट होगा। राइट, तो इस तरीके से जो मेरी एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और 31 जनवरी 2009 को जो एंट्री करूँगा वो होगी जी कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 3000
रुपीज, राइट। तो ये था जनाब वो एंट्रीज जो हमने इस बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जो यहाँ पे उसने हमें बताई हुई है, वो हमने की है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी जो इन्होंने हमें बताई थी। इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने अकाउंटिंग की जुबान में, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जब लिखा है तो हमारे पास कुछ ये एंट्रीज बनी है। हर एक ट्रांजैक्शन को जब हमने अकाउंटिंग की जुबान में लिखा तो वो ये कोडिंग बन गई, राइट। तो हमने एक बड़ी लंबी एग्जांपल ली जिसमें हमने बड़ी डिटेल से ये चीज़ समझी कि किस तरीके से हमने अपने माइंड को ये बताना है कि अकाउंटिंग की एंट्रीज को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। और अकाउंटिंग की एंट्रीज समझना ही सिर्फ एक काम है, बल्कि ये जो चीज़ मैंने दायरे में लिखी हुई है यही सिर्फ एक काम है पूरी अकाउंटिंग में। उसके बाद बस चीज़ें प्रेजेंट करने का तरीका है, चीज़ों को इकट्ठा करना है, चीज़ों को इकट्ठा कैसे करना है, उस तरह के रूल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ जो सोचने समझने की बात है वो ये है कि कौन से दो अकाउंट्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, राइट। अब इस एग्जाम्पल को आपने अगली वीडियो को देखने से पहले इस एग्जाम्पल को आपने खुद से सॉल्व करना है, और खुद से सॉल्व करने के बाद ये जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे बनाया इसके साथ टैली करने हैं, और इसके बाद फिर आपने अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह एग्जाम्पल